सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। पिछले क्लास लास्ट टॉपिक क्या था? सर फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट हो गया था, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स, इफेक्ट ऑफ, हाँ, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड हो गया था। अगर यहाँ पर देखो, अगर कार्बन ग्रेफाइड है और ये अगर कार्बन डायमंड है, तो इन दोनों में किसका डेंसिटी ज्यादा होता है? डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? अच्छा, ग्रेफाइट का डेंसिटी ज्यादा होता है। डायमंड डायमंड का डेंसिटी हाई होता है, तो ये ध्यान रखना, हाई डेंसिटी इसका होता है। ये इसका थोड़ा लो डेंसिटी होता है। ये तो हार्डेस्ट, आपको पता होना चाहिए, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बोला जाता है, तो इसका डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं तो रिएक्शंस विल मूव इन दैट डायरेक्शंस वेयर डेंसिटी विल इंक्रीज। तो बताओ किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, मतलब ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनेगा, बोल सकते हैं ना। जब प्रेशर इंक्रीज करने पर मोर एंड मोर डायमंड विल फॉर्म। मतलब रिएक्शंस फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ये जो रिएक्शंस है ना, इंडोथर्मिक डायरेक्शंस, इंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिएक्शंस किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो इस केस में भी क्या, मोर एंड मोर डायमंड विल फॉर्म। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शंस, अगर इंडोथर्मिक रिएक्शंस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शंस उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर हीट कंज्यूम होगा, मींस इंडोथर्मिक डायरेक्शंस में मूव करेगा। क्या किसमें? हाँ, तो वो बता रहा था उसके बीच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। सब्लिमेशन का वो एग्जांपल कहाँ होगा? ये तो फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल होगा ना। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बीच भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है ना। दैट इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट एट सब्लिमेशन टेम्परेचर, समझा। और वो जो बताया था ना कि जब कार्बन सॉलिड कार्बन गैस में बदलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेज ट्रांजिशंस, एलोट्रोपिक ट्रांजिशंस, दैट इज आल्सो ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो उस केस में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। ये इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट होगा? दैट विल बी एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल है, समझा। सब्लिमेशन का एग्जांपल नहीं हुआ, फेज ट्रांजिशन का ये एग्जांपल है। ये कौन सा फेज में? ये भी सॉलिड फेज में, ये भी सॉलिड फेज में, बट दोनों के बीच क्या हो रहा है? एलोट्रॉप। ये आपको पता होगा, ग्रेफाइड एक एलोट्रॉप्स है, डायमंड एक एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स क्या होता है ये तो जानते होगे, 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एलोट्रॉप्स क्या होता है? ये दोनों कार्बन का ही बना हुआ होता है, बट इसमें कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। अगर मैं ग्रेफाइड में बात करूं तो ये लेयर्ड फॉर्म में रहता है ऐसा, बट इसमें देखोगे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहता है, ऐसा कुछ इस तरह का ब्रांचिंग इसमें रहता है। तो यहां पर क्या, ये भी सॉलिड, बट इन दोनों में क्या है, इन दोनों में
हम लोग बोल सकते हैं ये एक अलग एलोट्रॉप्स है, ये भी एक दूसरा एलोट्रॉप्स है, तो इसको हम कभी भी मतलब सब्लिमेशन वाला में नहीं रख सकते हैं, समझा। इसको बोला जाता है, मैं पहले भी पढ़ाया था कि इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन बोला जाता है। जब फिजिकल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया का डिफरेंस पढ़ा रहा था ना, वहां पर भी मैं बताया था कि ये एक फेज ट्रांजिशन अलग है, इसको हम फिजिकल और केमिकल में मिक्स नहीं करेंगे, ये अलग सेपरेट टॉपिक है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिखो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। तो इसमें दो केस बनाओ। पहला केस लिखो, सॉलिड हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज, सॉलिड हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। ये पहला पार्ट है इसका। ये देखो सॉलिड है और ये देखो लिक्विड है। इन जनरल हम अगर बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, लो वॉल्यूम होता है, और इसका हाई वॉल्यूम होता है। इन जनरल बात कर रहा हूं। तो इस केस में बताओ डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। सॉलिड का, हाँ सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम लो है तो डेंसिटी हाई होगा ही, डेंसिटी हाई होता है, और इसका डेंसिटी लो होगा। इन जनरल बात करूं तो अगर मैं प्रेशर का इंपैक्ट देखूं, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉलिड बनेगा, क्योंकि बताया हूं कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शंस मोर डेंसिटी की तरफ मूव करता है। तो मैं बात करूं प्रेशर बढ़ाने से मोर एंड मोर सॉलिड विल फॉर्म, एंड आपको ये पता होगा ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आप टेम्परेचर का इंपैक्ट बता दो, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर मूव करेगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड मूव करेगा, ये इंडोथर्मिक डायरेक्शन से फॉरवर्ड मूव करेगा ना। ऐसे भी कॉमन मतलब आप दिमाग लगा सकते हो ज्यादा कि यहाँ पर क्या है, सॉलिड प्लस हीट, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर घटाने से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस केस में क्या होगा, मोर एंड मोर लिक्विड विल फॉर्म। बी केस लिखो, सॉलिड हुज वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मेल्टिंग, solid whose volume decreases on melting। मेनली हम आइस वाटर की बात कर रहा हूं। ये मतलब ये अदर सॉलिड लिक्विड का है, और ये मैं आइस और वाटर का सेपरेट डिस्कशन करा रहा हूं कि इसमें उल्टा होता है, रिवर्स होता है। जैसे देखो यहां पर आपका आइस है और ये क्या है, ये वाटर है, लिक्विड वाटर है। तो अभी इसमें बताओ इन दोनों में किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। आपको मैं बताऊंगा इसका हाई वॉल्यूम होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाई वॉल्यूम बोलेंगे हम। हाई वॉल्यूम क्यों होता है, ये रीजन बताया हूं, ड्यू टू स्ट्रक्चर।
तो इसका क्या होगा, डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, लो डेंसिटी होगा। इसके कंपैरिजन में इसका क्या, लो वॉल्यूम होगा। अगर लो वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी हाई होगा। तो आप ही मुझे बताओ कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शंस किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। देखो इन जनरल सॉलिड लिक्विड में देख रहे हो किधर मूव कर रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा सॉलिड बन रहा है। बट आइस वाटर में क्या देख रहे हो आप, आइस वाटर में देख रहे हो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी बनेगा। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सॉलिड बन रहा था, समझ रहा है। इसलिए मैं इसको दो केस बनाया। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शंस उस डायरेक्शन में जाता है जिधर डेंसिटी बढ़ता है, ये कॉमन फंडा याद रखना। तो प्रेशर बढ़ाने से मोर एंड मोर वाटर विल फॉर्म, वहां पर था मोर एंड मोर सॉलिड विल फॉर्म, मींस बैकवर्ड आ रहा था, यहां पर फॉरवर्ड जाएगा। अब ये बताओ मुझे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये भी आपका इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। तो टेम्परेचर का इंपैक्ट बताओ आप ही। टेम्परेचर बढ़ाने से भी फॉरवर्ड मूव करेगा। टेम्परेचर हम सप्लाई करेंगे तो आइस वाटर में मेल्ट होगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मोर एंड मोर वाटर विल फॉर्म। इसलिए हम दो केस बनाकर पढ़े, ये जनरल सॉलिड लिक्विड के लिए है और ये स्पेशली आइस वाटर के लिए है। चलो लिख लिए होंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रिपल फेज डायग्राम। लिखो ये इंफॉर्मेटिव है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रिपल फेज डायग्राम, तो यहां पर भी हम ये मेनली वाटर के लिए बना रहा हूं, और ये जनरल बना रहा हूं फॉर जनरल सब्सटेंस। ट्रिपल फेज मींस ये थोड़ा बहुत जानते होंगे कि तीनों सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ट्रिपल फेज डायग्राम। तो ये प्रेशर वर्सेस हम लोग टेम्परेचर ग्राफ है। तो ये कुछ इस तरह कर्व आप देखोगे, इसमें इस तरह का लाइन देखोगे। कौन लाइन क्या क्या इंडिकेट करता है मैं बता रहा हूं अभी। इसमें देखो ये लाइन एज इट इज रहता है, ये लाइन होता है इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये लाइन भी एज इट इज रहता है। देखो ये जो रीजन होता है ना, ये सॉलिड रीजन है। ये जो रीजन देख रहे हो सॉलिड वाला रीजन, ये वाला रीजन देख रहे हो लिक्विड वाला रीजन है, और ये जो रीजन देख रहे हो ये केवल वेपर वाला रीजन है। यहां पर भी सेम सॉलिड लिक्विड वेपर। देखो अगर सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस बोला जाता है। सॉलिड और वेपर, सॉलिड और गैस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज सब्लिमेशन कर्व। इसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन कर्व। ये जो देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट, सब्लिमेशन कर्व।
ये दोनों जब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो दैट विल कॉल्ड सब्लिमेशंस। ये दोनों जब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फ्यूजन बोलेंगे। तो दिस इज व्हाट, फ्यूजन कर्व। जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, वेपोराइजेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज वेपोराइजेशन कर्व। यहां पर भी सेम सब्लिमेशन कर्व, ये फ्यूजन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व। ये जो देख रहे हो ना यही है, दिस इज व्हाट, ट्रिपल पॉइंट। ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट है, मतलब तीनों फेज पॉइंट, तीनों फेज इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करेगा। तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पॉइंट पर ध्यान रखना, ट्रिपल फेज पर कभी कभी टेम्परेचर और प्रेशर पूछ लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है मैं बता देता हूं, दैट वन इज 4.75 हो गया, हाँ 4.58 mmHg। ये जो है ना, दिस वन इज 4.58 mmHg। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है दैट वन 0.01 डिग्री सी। सर प्रेशर कितना होता है? 4.58 mmHg। ये वाटर के लिए है, लिक्विड वाटर जो होता है ना इसके लिए है, और ये जनरल सॉलिड के लिए, जनरल सॉलिड के लिए ये वाला जो फ्यूजन कर्व होता है ना ये इधर शिफ्ट हो जाता है, प्रैक्टिकली देखा गया है। यही डिफरेंस है दोनों में, और सब चीज सेम है। ये वाला सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे कभी कभी देखा होगा आइस जो होता है, आइस को निकालोगे तो क्या होगा, आइस अगर बाहर एटमॉस्फेयर में लाओगे आइस निकाल कर, तो कभी देखो आइस से धुआं निकलता है, थोड़ा धुआं निकलता है, और साथ ही साथ क्या होगा, आइस आपका पानी में भी बदलेगा। तो दैट इज द इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो इसका जो क्रिटिकल, इसका जो टेम्परेचर देखा जाए, जहां पर ट्रिपल फेज एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर क्या है 0.01, 0 डिग्री पर आइस 0.01, जस्ट 0 पॉइंट से आगे बढ़ता है तो क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और प्रेशर भी इसके करस्पॉन्डिंग इतना मिलना चाहिए। तो ये ट्रिपल फेज डायग्राम था, मैं आपको बता डाला। उसके बाद ये चैप्टर्स में और कुछ नहीं है, आगे मूव करते हैं। दैट वन इज इन केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिड बेस थ्योरी। तीन तरह का एसिड बेस थ्योरी होता है। जो सबसे बेसिक हम जानते हैं दैट वन इज आरेनियस, एसिड बेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड किसको बोलेंगे, H+ जो छोड़ेगा दैट इज एसिड।
क्या क्या? जो H3O प्लस फॉर्म करेगा, इतना ही? क्या इतना ही बोलना सफिशियंट है? इसका एक लिमिटेशन, हाँ एक चीज ऐड करेगा, बिल्कुल सही बोला कि एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस एसिड। अगर आप HCl गैस को बोलोगे एसिड है, अप्रूव करो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। ये सीधा बोलता है क्या, जो H प्लस आयन लूज करता है इन एक्वस मीडियम, एक्वस सॉल्यूशंस, तो लिखो द स्पीसीज which lose H plus ion, और ये ब्रैकेट में लिख लेना, H प्लस आयन कभी फ्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा H3O प्लस में एग्जिस्ट करता है। तुरंत H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस बना लेगा। H3O प्लस को क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन which lose H plus ion in aqueous solution। बेस किसको बोलेंगे? सब चीज पूरा सेम लिखना, विच लूज OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और सब चीज सेम है। हो गया, लिख लिए? देखो जैसे एग्जांपल देख लो कुछ, जैसे HCl की बात करूं, HCl को पानी में डालोगे तो HCl एक्वस हो जाएगा। ये क्या होगा? ये H प्लस आयन देगा और प्लस Cl माइनस एक्वस देगा। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, आप देखोगे तो ऐसा भी लिखा रहेगा, सेम बात है। जैसे H2SO4 को आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? इट विल गिव 2H प्लस आयंस प्लस SO4 2 माइनस आयंस। अगर ये 2H प्लस आयन दे रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जैसे HCl इज ए मोनोप्रोटिक एसिड, तो इसको क्या बोला जाता है? डाइप्रोटिक एसिड, या इसको बोला जाता है डाई बेसिक एसिड, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 है। हाँ 2H प्लस दे रहा है ना, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक मतलब प्रोटिक मतलब प्रोटॉन H प्लस, या इसको बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन करते हैं और बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं NaOH को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? OH माइनस आयन देगा ये। अच्छा ये सब रिवर्सिबल, ये सब इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। तो आप समझ गए कि इस डेफिनेशन एसिड और बेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस। तो इसका लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन लिख लो,
लिमिटेशन लिख लीजिए, इट इज, लिख लो, इट कैन एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इन aqueous medium only, aqueous solution only. It can explain the acidic or basic character in aqueous solution only. दूसरा लिख लेना, it cannot explain the it cannot explain the, लिख लो सेकेंड पॉइंट, acidic character of HCl gas, AlCl3, BF3, BOH3 and basic character of ammonia, NH3, अमोनिया। मतलब हम ये बोल नहीं सकते हैं कि ये सब एसिड है अकॉर्डिंग टू दिस आरेनियस थ्योरी, और आपको पता होना चाहिए ये सब एसिड है, बट इस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हाँ, HCl गैस क्या, अरे भाई उसको पानी में डाला ना, HCl गैस को पानी में डाला तब ये H+ दिया, समझा। अब ये HCl हम मतलब कोई ड्राई जैसे HCl है, एक कंटेनर में रखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि HCl एसिड है। हाँ, HCl एसिड है, इसको हम पानी में डालेंगे तभी ये आर्रेनियस थ्योरी बताएगा कि ये एसिड है, समझा। उसको बोला था उस रिएक्शंस को दूसरा तरीका से लिखा जाता है, सेम बात है। जैसे आप HCl एक्वस लिखो, इसका भी मतलब होता है HCl को आपने पानी में डाला, और इस तरह भी लिखोगे आप, इसका भी मतलब क्या होता है, आपने HCl को पानी में डाला, समझा। तो इसका लिमिटेशन समझ में आ गया। चलो दूसरा थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। ये सबसे बेसिक, सबसे पहले यही थ्योरी आया, और 9th-10th लेवल पर आप यही थ्योरी को पढ़ते होंगे, आरेनियस थ्योरी। भले आपको नाम नहीं बताया जाता होगा कि ये आरेनियस थ्योरी है। दूसरा थ्योरी है, दैट वन इज, बताओ दूसरा थ्योरी कौन सा है? ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड, अब ये बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे? जो प्रोटॉन देगा। अच्छा, जो हाँ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अच्छा, वो कंजुगेट बेस होगा। और वो बेस किसको बोलेंगे? जो एसिड होगा। चलो चलो देखो, तुम पटना का नाम बदनाम कर देगा लग रहा है। चलो, इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं वहां पर होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम प्रोटॉन की बात करते हैं। H+ मीन्स प्रोटॉन, समझा, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर एसिड किसको बोलेंगे? तो लिखो 10 स्पीसीज which gives H+ आयन। H+ आयन को हम प्रोटॉन बोला करते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो प्रोटॉन देगा उसको एसिड बोलेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि एक्वस मीडियम चाहिए, मतलब इतना ध्यान रखना, द स्पीसीज विच गिव्स
proton are called acid. मतलब इसके पहले वाला थ्योरी में मैं यही लिखा था, बट उसमें क्या लिखा था, इन एक्वस सॉल्यूशंस, उसके लिए पानी होना जरूरी है, बट इसके लिए ऐसा नहीं है। जो H प्लस आयन देगा, जो प्रोटॉन देगा, उसको एसिड बोल देंगे, और बेस किसको बोलेंगे? द स्पीसीज which accept H plus ion, proton. The species which accepts H plus ion means proton. जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बेस, जो प्रोटॉन देगा एसिड। चलो देखो एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि ये अमोनिया है, अमोनिया का हम वाटर से रिएक्शंस कराएं, H2O से रिएक्शंस कराएं, अमोनिया का वाटर से रिएक्शंस कराया, सही है ना? ऐसे करो, अमोनिया भी मत लो, HCl का रिएक्शंस करा रहा हूं। तो क्या होगा, देखो ये एक H प्लस आयन इसको देगा, ये एक H प्लस आयन इसको दिया। अगर ये दे रहा है तो क्या है बताओ? एसिड है। अगर ये ले रहा है तो क्या है बताओ? बेस है। ये H प्लस आयन देकर क्या बनाया? Cl माइनस आयन। ये H प्लस लेकर क्या बनाया? H3O प्लस। जैसे और देखो यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो यहां पर भी ये H प्लस आयन इसको एक देगा, अगर ये दे रहा है तो एसिड है, और अगर ये ले रहा है तो बेस है। ये देकर क्या बनाया? Cl माइनस आयन, और ये लेकर क्या बनाया? अमोनियम आयन। तो ये समझ गए ये थ्योरी कैसे हम लोग एसिड और बेस का पहचान करते हैं। जो H प्लस आयन देगा दैट विल बी एसिड, और जो H प्लस आयन लेगा दैट विल बी बेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा इसी में लिखो, इसी का पार्ट है, दैट वन इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। चलो तो इसमें लिख लो, स्पीसीज विच डिफर by H plus ion, by one H plus ion, which differ by one H plus ion। जैसे ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। इस एसिड और बेस में देखोगे क्या? डिफर इन वन H प्लस आयन। जैसे एग्जांपल, जैसे HCl है, HCl से अगर मैं एक H प्लस आयन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस। देखो H, ये H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए क्या बोलूंगा इसको? एसिड। और इन दोनों में एक H प्लस आयन का डिफरेंस है, तो ये इसका क्या हो गया? कंजुगेट बेस हो गया।
मतलब सर, ये फिर दोनों उसको नहीं मिलाकर है। एक एसिड बेस पेयर बनाया। जैसे देखो ये बेस है, बेस अगर, और ये है इसका कंजुगेट एसिड, ये दोनों में भी देखो क्या डिफर इन 1H+ आयन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, अमोनियम आयन। तो एज ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा बताओ, ये बेस होगा, और ये इसका क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा। इन दोनों में भी देख सकते हो एक ही H+ आयन का डिफरेंस है। कंजुगेट एसिड पेयर बेस पेयर में एक ही H+ आयन का डिफरेंस होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिखा था, HCl का रिएक्शन वाटर से कराया था, क्या बना था, Cl- आयन और H3O+ आयंस। तो देखो ये एसिड है, इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है, देख रहे हो दोनों में एक ही H+ आयन का डिफरेंस है। ये बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि ये HCl से एक H+ आयन लिया है, और ये इसका क्या है, कंजुगेट एसिड है। यहां पर नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर आर अपोजिट इन नेचर। conjugate acid base pair are opposite in nature. Conjugate acid base pair are opposite in nature. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा ना, ये कमजोर होगा, ये हमेशा अपोजिट नेचर का होगा। जैसे देखो यहां एग्जांपल देख लीजिए, HCl तो हम लोग जानते हैं ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये Cl- क्या होगा, ये जो इसका कंजुगेट बेस होगा ये वीक होगा। समझ गया, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा कंजुगेट आयंस जो होगा उतना ही कमजोर होगा। ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, ये वाला पॉइंट जो लिखा भी, क्योंकि वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़ता है, तो वहां पर ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा वहां। इसी में नोट नंबर 2 लिख दो, नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 लिख लो। एसिड एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर देन H3O+ ions. Acid which are stronger than H3O+ ions are called strong acid. Strong acid. पैराग्राफ चेंज करके, and the acid which are weaker than H3O+ ions are called weak acid.
सर फिर से बोलिए। फिर से लिख लो, एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द एसिड विच आर वीकर देन H3O प्लस आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल आपको और वीक एसिड का कुछ एग्जांपल। जैसे आप जानते होंगे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर मैं बात करूं HI, HBr और HCl, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है बताओ? इन तीनों में और भी बहुत सारा, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट इतना कॉमन आप ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखें। इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? पूछा, ये क्वेश्चन है आप लोग, मैं पूछ रहा हूं। क्या क्या? HI। HI कौन है बताओ? इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड? अरे यार मैं पढ़ाया हूं, इसको देखेगा तो। केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल ये सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाया हूं। इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है दैट वन इज HI, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन इजिली लूज करेगा। मीन्स आप लोग का रिविजन्स बहुत ज्यादा है। आप लोग भी सैचुरेशन लेवल में चले जाते हो ना, इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा जगह छोड़ दो यहाँ पर, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, यहाँ पर लिखाऊंगा मैं, मतलब जितना इसके लिए छोड़ा ना एसिड के लिए, थर्ड पॉइंट छोड़ दो, यहाँ पर लिखाऊंगा भी। और कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको लिखो। राइट द, इतना जगह छोड़कर, राइट द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। जैसे H3PO4 है, H2PO4 माइनस, NH3, HS माइनस, ये सब का कंजुगेट बेस लिखना है। H3O प्लस, फिनॉल का, चलो इतना बताओ। मतलब सबसे एक एक H+ निकालते जाओ। अच्छा, आज बच्चा कम है, लगता घर भाग गया।
देखो अगर मैं इससे H+ लूज करूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन 3 है तो 2 बचेगा, और फोस्फोरस और ऑक्सीजन में तो कुछ नहीं होगा। अगर H+ लूज किया है तो अपना माइनस चार्ज तो इस पर छोड़कर गया होगा ना। जैसे इसमें देखो NH2, H+ बाहर निकला है मतलब माइनस छोड़कर गया है। यहां पर देखो देखो H+ बाहर निकला, ये प्लस बाहर निकल गया तो ये न्यूट्रल हो गया। यहां पर देखो एक H+ बाहर निकला तो H/P4 2 माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, एक माइनस पहले से था और जब ये H+ निकला ना तो एक माइनस और छोड़ दिया इसके ऊपर, 2 माइनस हो जाएगा। इसमें H2 माइनस, इसमें बताओ इसको बोलते हैं फिनॉल, PHOH को, इसको फिनॉल बोला जाता है। तो चलो ये हो गया। राइट द कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट लिखाता हूं, पहले ये क्वेश्चन कर लो, या लिखा दूं तो फिर उसका क्वेश्चन करोगे, क्या चाहते हो? पहले पॉइंट लिख लो। ये जो गैप छोड़ा था ना वहां पर लिख लेना। ये और एग्जांपल कुछ ऐड करता हूं, देखो जैसे HCN हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब वीक एसिड हैं। इसीलिए नोट नंबर 3 लिखें, द बेस which are stronger than OH minus ions are called strong base. The base which are stronger than OH minus ions are called strong base. And paragraph change कर दो, and the base which are weaker than OH minus ions, फिर से बोल दे रहा हूं, the base which are stronger than OH minus ion are called strong base. And पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, and the base which are weaker than OH minus ions are called weak base. मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। जैसे ये जानते होगे NaOH, मेनली जो पहला ग्रुप वाला बेस होता है ना, दे आर जनरली ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा, ऑक्साइड होगा, दे विल कंसीडर एज स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH हो गया, जैसे KOH हो गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सोडा माइन इसको बोला जाता है। NaNH2 ऑर्गेनिक में यूज होता है बहुत ज्यादा, NaNH2। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है। अगर ये सब देखो बेसिक है, ये सब नहीं आएगा तो आप हाइड्रोलिसिस नहीं समझोगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहां पर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, फिर बोलोगे कि फिर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप बेस को मजबूत करें, तो आगे की चीज, जैसे हार्डर कंसेप्ट कैसे बनता है, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर हार्ड बनाया जाता है। तो पहले बेस पर आप काम करें, उसको सीखे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा तो कुछ काम होगा नहीं। इसकी तरह देखो, वीक बेस का ध्यान रखें, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव,
अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, मेरे बोलने का मतलब है जैसे ये अमोनिया है, ये एक वीक बेस है, इसका डेरिवेटिव बोलने का मतलब है आप हाइड्रोजन को हटाओ और मिथाइल ग्रुप ऐड करते जाओ, अल्काइल ग्रुप ऐड करते जाओ, दैट विल बी इट्स डेरिवेटिव। जैसे मैं क्या बोला देखा, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको तो अमोनिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एमीन, दिस वन इज मिथाइल एमीन। इसी तरह और डाइमिथाइल एमीन बना सकता हूं, ट्राइमिथाइल एमीन बना सकता हूं, तो ये सब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। तो नाइट्रोजन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं ना, दे ऑल विल बी कंसीडर एज वीक बेस। ये भी एग्जांपल ध्यान रखना। देखो यहां पर ये लिख लेना, एक्वस अमोनिया को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस अमोनिया ही क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ये भी वीक बेस है। कहीं पर भी एक्वस अमोनिया लिखा रहा ना, मतलब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। चलो उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो जो गैप था हमको लगता है भर गया होगा। Write the conjugate acid of the following. Write the conjugate acid of the following: F minus, OH minus, RNH2, चलो इतना ही बनाओ। मतलब H प्लस आयन देते जाओ, H प्लस आयन दोगे तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल ही आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं लाइव आए हैं और वो कल जेई मेंस का डेट डिक्लेयर किया, फरवरी में होने वाला है। तो देखो कुछ दिन में जरूर वो नीट का भी डेट अनाउंस करेंगे। हाँ बोला जा रहा है कि 4 बार होगा, देखो कराता है। गवर्नमेंट को तो बोलना है कि 4 बार हम करवा देंगे, अब ऐसा कोई बोलना, भाषण देना और उसको इम्प्लीमेंट करना, देर उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखो 4 बार कराते हैं, अगर बोल रहे हैं तो करवाएंगे तो अच्छी बात है। चलो तो ये देखो यहाँ पर ये H प्लस आयन लेगा तो क्या बनाएगा? HF बनाएगा। एक माइनस पहले से था और ये प्लस आ गया, न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये RNH2 है, अगर इसको H प्लस आयन दोगे तो क्या होगा? RNH3 प्लस आयन। यहाँ पर इसको एक H प्लस आयन दोगे तो क्या हो जाएगा? H2S। इसको एक H प्लस आयन दोगे तो क्या होगा? H2O। इसको एक H प्लस आयन, देखो देखो यहाँ से H प्लस आयन नहीं ले सकता है, बट ये जो है ना यहाँ से H प्लस ले सकता है। लेकर क्या बना देगा? देखो ये NH3 प्लस बना दिया और ये CH2 एज इट इज है और ये भी एज इट इज है।
उसके बाद आगे लिखे हैं आप इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, बताओ आप लोग। क्या? हाँ, जो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर आयंस देता है। तो ये लिखो, द स्पीसीज विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वा सॉल्यूशंस, द स्पीसीज विच डिसोसिएट, देखो डिसोसिएट और आयोनाइज एक ही टर्म है, आयोनाइज इनटू आयंस इन एक्वा सॉल्यूशंस। जब हम उसको पानी में डालेंगे तो आयंस में टूट जाएगा। जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल है। अगर मैं AX/BY को पानी में डाला तो क्या बनेगा, ये बताओ। आयंस में टूटेगा। तो बताओ इसका केटायंस पार्ट और एनायंस पार्ट क्या होगा? X प्लस सर XA प्लस प्लस YB माइनस Y XAY प्लस प्लस YBX माइनस। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रही है। चलो ये सही बोल रही है बिल्कुल कि ये डिसोसिएट होगा XAY प्लस प्लस, ये को साइन लिख लो, प्लस YBX माइनस। ये बचपन में पढ़े हो गया। ये जो अपोजिट वाला होता है ना, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, Y प्लस, और इसका वैलेंसी क्या होगा, X प्लस। साथ ही साथ ये X ये भी रिप्रेजेंट करता है कि A का कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, X, B का कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, दैट इज B, दैट इज Y। समझ रहा है ये? तो ये देखो, ये केटायंस पार्ट है और ये एनायंस पार्ट है। तो ये अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या हो गया, अपने आयंस में टूट गया। जैसे और एग्जांपल, जैसे अभी बोला H2SO4 को हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा ये। जैसे यहां पर भी तो देख रहे हो, ये 2 क्या है, 2 इज द वैलेंसी ऑफ द सल्फेट, और साथ ही साथ 2 क्या है, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो यहां पर, और यहां पर कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया, देखो 1। चलो अब समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखिए क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो फुल्ली आयनाइज होगा। लिख लो, द स्पीसीज विच आर fully dissociate into ions, fully dissociate into ions। लिख ले, it is 100% आयनाइज। कुछ एग्जांपल लिख लें यहां। जैसे अगर मान लो कि NaOH है, NaOH, अगर मैं NaOH को पानी में डालूंगा तो क्या होगा,
ये 100% आयनाइज होगा, ये 100% आयनाइज होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि मैं 5 मोल NaOH पानी में डाला तो आपको क्या है 5 मोल ऑफ Na प्लस आयंस मिलेगा और साथ ही साथ 5 मोल ऑफ OH माइनस आयन मिलेगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं 100% आयनाइज होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। अगर इसका 10 मोल लूंगा तो ये 10 मोल मिलेगा और ये भी 10 मोल मिलेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज 100% आयनाइज लिख लिया, इट इज 100% आयनाइज, दैट इज इसी में दैट इज अल्फा का वैल्यू इसका 1 होगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट विल बी इक्वल टू, इसी में ऐड कर ले, इट इज 100% आयनाइज दैट इज अल्फा का वैल्यू इक्वल टू 1। अल्फा में समझते हो आप, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखें, all strong acid and strong base are strong electrolyte, all strong acid and strong base are strong electrolyte, all the strong acid and strong base are strong electrolyte। जैसे ये तो बता दिया हूं ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बता दिया हूं, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल बता दिया हूं, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, दे विल ऑल विल कंसीडर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मींस दे विल 100% आयनाइज। इसमें एक पॉइंट और लिख लें, they are irreversible in nature, they are irreversible in nature, irreversible in nature, that is equilibrium will not exist, मतलब इस तरह के रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, ये ओनली फॉरवर्ड मूव करता है, समझा। चलो उसके बाद आते हैं नाउ कमिंग ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखो द स्पीसीज विच आर पार्शियली आयोनाइज और डिसोसिएट into ions, which are partially ionize or dissociate into ions। it is not 100% आयनाइज, दैट इज इसका जो अल्फा का वैल्यू होगा ये 1 नहीं होगा, इसका अल्फा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं एसिटिक एसिड ये एक वीक एसिड होते हैं, अगर इसका एग्जांपल नहीं लिखें तो लिख लें आप, एसिटिक एसिड जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, दे ऑल आर कंसीडर्ड वीक एसिड, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो एसिटिक एसिड को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा,
एसीटेट आयन और H+ आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहां पर मेरा बोलने का मतलब है ये 100% आयनाइज नहीं होते हैं। मतलब अगर हम 10 मोल एसिटिक एसिड को लूंगा तो यहां पर कभी ये 10 मोल नहीं मिलेगा, ये में भी हो सकता है 4 मोल 5 मोल 6 मोल मिले, बट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता तो 10 मोल ही मिलता। बट अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर ये 10 मोल नहीं मिलेगा, ये में भी 2 4 5 जो भी मिलने का होगा मिलेगा। और यहाँ पर ये भी H+ आयंस भी आपको 10 नहीं मिलने वाला, जो भी 2 4 5 जो भी मिलने का होगा मिलेगा। समझ गया ये बात को? चलो तो ये एग्जांपल लिख लेना। लिख लो all weak acid and weak base are considered as weak electrolyte, considered as weak electrolyte। अगला पॉइंट लिखो, sparingly soluble solid, sparingly soluble solid are also considered as weak electrolyte। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड का कुछ एग्जांपल लिख ले, जैसे आप जानते होंगे PbCl2 सॉलिड हो गया, PbCl2 सॉलिड, और भी जैसे AgCl सॉलिड, और भी एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए Hg2Cl2। ये सब कुछ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड का बोलने का मतलब होता है जो पानी में कम सॉल्युबल होता है उसको स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड बोला जाता है। इसी के लिए हम लोग एक सेपरेट चैप्टर्स पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक होता है, दैट वन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला जाता है। तो लास्ट वाले एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? हाँ, लास्ट वाला एग्जांपल में PbCl2 सॉलिड, AgCl सॉलिड, Hg2Cl2 सॉलिड। अगला पॉइंट लिख लो, they are reversible in nature, they are reversible in nature, they are reversible in nature। क्या देख रहा है? कॉल आया था। चलो, they are reversible in nature, that is equilibrium exists, that is equilibrium exists in them। इसलिए देखो मैं इसको कैसे दिखाया हूं रिवर्सिबल डायरेक्शंस में। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। चलो तो इस चैप्टर्स में नामी है, देखो नामी है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस में आएगा? इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा? नहीं आएगा, इसी में आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही आएगा ना इक्विलिब्रियम। इसलिए हम देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम वीक एसिड, वीक बेस, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉलिड ये सब की बात करेंगे मोस्टली। ऐसा नहीं कि इसकी बात करेंगे, बट ज्यादातर डिस्कशंस हम इसी पार्ट पर करते रहते हैं क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। चलो उसके बाद ये तो बेसिक पता होगा, पीएच के बारे में और आगे बताएंगे। ये पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला भी देख लो ओनली।
दिस इज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, क्योंकि इसका भी 10 जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इसी तरह देखो pH है तो इसका यहां पर हम कुछ भी ले, अगर x लूंगा तो px कैसे डिफाइन होगा, log ऑफ x। अगर मान लो कि ये POH है तो कैसे डिफाइन करूंगा, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो कि pKa है कैसे डिफाइन करूंगा, निगेटिव लॉग ऑफ Ka। इसी तरह मान लो कि pKb है तो कैसे डिफाइन करूंगा, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ Kb। इसी तरह मान लो कि pKw है कैसे डिफाइन करूंगा, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ Kw। सब लिख लो जल्दी, ये सब टर्म इस चैप्टर्स में आएगा। अगर pKi है तो कैसे डिफाइन करूंगा, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ Ki। Kw क्या है बताएगा कोई, Kw क्या, हाँ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ 10⁻⁻14 ना ना ना, ये होता है, ये अगर pKw बोलेगा ना तो इसका वैल्यू एक्चुअली 14 होता है, बट वो टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ेगा। Kw का वैल्यू होता है 10⁻⁻14, दैट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोलना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर चेंज करने से Kw ये सब का वैल्यू चेंज करता है। इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोला जाता है Kw को, ये बताऊंगा धीरे धीरे। चलो लिख लिया ये सब। चलो तो आज इतना ही छोड़ देता हूँ, हेडिंग लिख लो, हेडिंग बताना मुझे, तो भूल जाऊंगा मैं। लिख लो, हेडिंग लिख लो। लिखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में वीक बेस एंड वीक एसिड। Thank you, sir.